नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो है क्लास 7th का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन पर्यावरण, यानी फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और यकीन मानिए ज्योग्राफी 6th 7th 8th तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सारे हैं, लेकिन तीनों में ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सब हर एक चैप्टर से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते होंगे। ओके, तो पर्यावरण क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों के हिसाब से कहानी है पूरी, एक लाइन में जो पर्यावरण क्या है इसी में जानते हैं। जीवित किसी भी प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ओके, ये देखिए ये लाइन थोड़ा डार्क हो गया, एक सेकंड। तो ये हुआ प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। दो टाइप के पर्यावरण होते हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है ये जो पर्यावरण होता है। पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय तथा अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। तो जीवीय और अजीवीय क्या है ये देखिए। सजीव प्राणियों यानी जिसमें जान है का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अजीवीय यानी निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। एक ही ऑप्शन दिया है, लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हैं कि निर्जीव पदार्थों का संसार कितना है, सजीव प्राणियों का कितना है। तो वो सब जीवीय और अजीवीय में आते हैं। मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाओं की गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। जो मानव पर्यावरण है उसमें जो मानव ने बनाया है वो सब चीजें हैं। अच्छा, पर्यावरण का एक शब्द में अगर जो अर्थ कहा जाए तो उसका है अर्थ पड़ोस। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। जैसे ये क्वेश्चन इतना बनता नहीं, लेकिन ये याद रखना कि पर्यावरण का एक शब्द में अगर जो अर्थ निकाला जाए तो उसका होता है पड़ोस। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं है, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, ये सब बताया गया है कि जो 4 प्रकार के मंडल हैं तो उनके बारे में बताया गया है। पहले चैप्टर में क्लास 6 में पढ़ा जा चुका है, तो आप प्लेलिस्ट बन गई है, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। जो मंडल से आप परिचय ही है आपका। हम उनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे पृथ्वी की ठोस परपटी को स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर हम लोग हैं। जो जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी एक प्याज की लेयर की तरह होती है। जैसे प्याज में कई लेयर होते नहीं है, जैसे पृथ्वी में भी कई लेयर है, तो हम लोग सबसे ऊपर लेयर में है प्याज की। तो वो कितनी पतली लेयर होती है। तो ऐसे समझिए पृथ्वी जितनी भारी, जितनी ठोस है, उसमें जो एक ऊपर का परत प्याज की जैसे बहुत पतली सी होती है, सेम वैसे ही यहाँ पृथ्वी पर जो परत है मिट्टी के रूप में, बहुत मिट्टी है ऊपर, तो उस पर हम लोग रहते हैं। इसी को स्थल मंडल कहते हैं, ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। ये लाइन जो है ये लिख लीजिएगा नोट्स में अपने। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। कई प्रकार के इसमें जो है आकृतियां होती है। पहाड़ के रूप में पहाड़ कुछ ऐसे होते हैं, पठार थोड़ा सा ऐसे होते हैं जो उठा हुआ रहता है हिस्सा, और मैदान जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे घर बनाया जा सकता है, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों द्वारा विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ये जो स्थल पर आकृतियां हैं जो बताया गया, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये यहाँ महाद्वीप में इंसान रहता है, तो महाद्वीप के सिवा महासागर में भी पाया जाता है।
महासागर के अंदर जो जाएगा उसी को पता चलेगा। तो अब जो हमारे हमारे खगोल शास्त्री वैज्ञानिक है वो जानते हैं, तो उन्होंने बताया कि महासागर में भी ऐसे ही पाया जाता है। महासागर सिर्फ पानी पानी सीधे पानी ही नहीं है, एक समतल अंदर से नहीं है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जो स्थल मंडल है वहाँ पे ये सारी चीजें पाई जाती है। वन, कृषि, मानव बस्तियां रहती हैं, हम लोग रहते हैं, और खनिज संपदा भी पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल, भूमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल जहाँ बस्तियां बसी हैं। देखिए, तो नाम से जानिए, कुछ नाम से ही पता चलता है, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। और कुछ चीजें जैसे जीवमंडल याद रखेगा। देखिए, जहाँ पंछी ये सब, एलिफेंट ये सब पल रहे हैं तो जीवमंडल हो गया। प्राकृतिक चीजें जहाँ ज्यादा हैं वो जीवमंडल है। आगे बढ़ते हैं। जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल सभी के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक कवच के रूप में एक वायु फैली हुई है। इसी वायु को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये पॉइंट, एक सेकेंड, ये यही सब नोट करते हैं नोट्स में। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी व हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इससे कई प्रकार की गैसें, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। ये जो वायुमंडल होती हैं, इसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं, धूल कण भी होते हैं और जलवाष्प भी रहते हैं, आद्र होती है। नहीं भाई, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जैसे वायुमंडल में परिवर्तन होता है वैसे मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होने लगता है। पादप एवं जीव जंतु, पादप मतलब पेड़ पौधों, जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये तो अब तो जो है वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कायदे से ही पूरा एक बार रीड कर लेना। अब हमारे वीडियो ही देख लेंगे, आप देख रहे हैं कि कैसे पूरा पढ़ा जा रहा है, और फिर नोट्स बना के अपना नोट्स बाद में लास्ट में, तो कई चीज़ों का रटना भी पड़ता है, जो चीज़ें होती नहीं कि भूल जाएंगे, समझ तो लिया है, तो इसलिए दोनों चीज़ पर ध्यान देना, रटने पर, और बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कितने बड़े नोट्स आप ले लें, चाहे जो बुक्स पढ़ने ही पड़ेंगे। और या बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये मेरा वीडियो आप देखते रहेंगे, जिसमें इस समय जो सीरीज चल रही है वो बुक्स का है, चैप्टर वाइज पढ़ा जा रहा है, और उसी में हम अंडरलाइन करके बताते हैं। वो आप जो है समझ लेंगे, लिख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके। परितंत्र, परितंत्र क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। परितंत्र होता है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, यानी जिसमें जान है, जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो परितंत्र उसे कहते हैं जिसमें जो जितने भी जीवधारी हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जो है ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, वो परतंत्र होता है। तो ये परतंत्र क्या है, ये कहानी है यहाँ पे, कहानी में तो जाना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए परतंत्र, एक ताल का परितंत्र, देख लीजिए, सब हैं एक दूसरे से, सब जुड़े हैं, देखिए सब जुड़े हैं एक दूसरे से, इसलिए सभी जीव जंतु का होना, जिंदा रहना बहुत जरूरी है।
प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सारी चीजें इसमें अलग से आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। प्रायः वो एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास का पर्यावरण के बीच का संबंध ही परतंत्र का निर्माण करता है। तो परतंत्र का एक सबसे आसान जो है पूरा ये लाइन हो गई, ऐसे परतंत्र होता है, ये आप जानिए। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर इन छोटे से ताल का भी एक परतंत्र हो सकता है। छोटे से ताल का भी परतंत्र हो सकता है, यानी उसमें भी जो जीवधारीय जो भी चीजें हैं, सजीव निर्जीव जो भी उसके अंदर हैं, निर्जीव तो नहीं बोलेंगे, जो भी चीजें हैं, पादप हैं, जीव जंतु है जो, वो भी परतंत्र हो सकते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं या एक दूसरे पर आश्रित हो सकते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति जान लो। जब ये नोट नहीं चलता था, पैसा का चलन नहीं शुरू हुआ था, पैसे से पहले सोना आया, सिक्का आया, उसके जरिए हुआ, लेकिन उससे भी पहले क्या होता है, वस्तु विनिमय पद्धति अपनाई जाती है। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। यानी कि हमें चावल लेना है तो हमने गेहूं दे दिया और चावल ले आए, एक बोरा गेहूं दिया, एक बोरा चावल ले आए, या जो भी उसकी हुई कि हाँ एक बोरा गेहूं पर हम एक बोरा चावल नहीं देंगे, हम आधा देंगे, यदि आधा किलो देंगे, सॉरी 50 किलो देंगे, एक कुंटल यानी 100 किलो गेहूं पर हम 50 किलो चावल देंगे, ऐसे कुछ जो भी आपस में बनी हो, तो इसको विनिमय कहते हैं। पहले वस्तु विनिमय होता था, एक चीज लेना तो एक चीज जाओ देकर आओ उसको, तब वो चीज मिलती थी। ओके, तो पैसे का चलन नहीं था, अब पैसे का हो गया तो ज्यादा आसान है। अब अगर जूता लेना है या चप्पल लेना है तो वहां हम उसको गेहूं चावल लेकर देने नहीं जाएंगे, उसके लिए पैसा लेकर जाएंगे और सामान ले लेंगे। मानवीय पर्यावरण, अब यहाँ पे मानवीय पर्यावरण यानी मानव ने निर्मित किया है उसकी बात आएगी। अभी तक हम लोगों ने प्राकृतिक पर्यावरण का पढ़ा है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो पहले थे वो प्रकृति के अनुरूप ही थे, लेकिन अब जो है अपने अनुरूप प्रकृति को बनाते हैं। उनका जीवन सरल था तथा आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने जैसे अब फसल ही है, तो टमाटर हर साल नहीं उगता है, हमेशा नहीं उगता है, और भी कई ऐसी सब्जियां हैं जिनको जो समय नहीं, मौसम नहीं, उसमें भी उपजाना जान गए हैं। तो ये प्रकृति के में परिवर्तन कर रहे हैं, या कह दीजिए विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन, जैसे मान लिया किसी को अंडा खाना है तो मुर्गी के अंडे का वेट करे कि आएगा, तो लेकिन उसने क्या किया कि हाँ अब मुर्गी का अंडे आएगा, जब आएगा उसको एक अलग तरीके से इंजेक्शन के जरिए, जो भी प्रोसेस होता है उसके जरिए उससे अंडे कई निकाले जाते हैं। तो ये सब प्रकृति के विरुद्ध है, यानी इंसान ने अपने हिसाब से चीजें कर लिया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। पहिए का जब आविष्कार हुआ तो आवश्यकता से अधिक अन्न का उपजाना भी, जब संसाधन होते हैं तो जो भी काम करो, संसाधन जिसमें ज्यादा लगते हैं तो उससे ज्यादा ग्रोथ होती है, उसमें ज्यादा ग्रोथ होती है। तो कृषि में जब संसाधन लगना शुरू हुए तो आवश्यकता से अधिक ही अन्न उपजाना शुरू हो गया, अन्न जो है आना शुरू हो गया। तब इससे व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। अगर जो अनाज उतना ही होता कि जिसने लगाया है उसके खाने भर का ही होता, उसके फैमिली के, तो फिर वो बेचता कैसे, तो व्यापार कैसे होता। लेकिन जब ज्यादा होने लगा तो व्यापार शुरू हो गया। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गई। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार आसान हो गया, आना जाना आसान हो गया, इसी से और ज्यादा व्यापार फला फूला। आगे देखते हैं, ये आप इसको लगा रहिएगा। और
आगे बढ़ते हैं। आगे ये लेसन कंप्लीट होगा और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, इसमें 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया था। पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। समझ में आया है तो ठीक है, वरना दोबारा ये वीडियो देख लेना। और वस्तुविद में तो आसान है। मानो पर्यावरण, जो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, कैसे सजीव निर्जीव क्या है, और कितने प्रकार के मंडल है। 4 प्रकार के हैं, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल। तो बस इतना ही छोटा सा ये लेसन था। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। और नोट्स बनाने का जो तरीका है वो मैंने बता दिया है। और अगर आप तब भी नहीं बनाना चाहते, सिर्फ मेरी वीडियो देख के समझ लेना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सोल्यूशन ये है कि हमारा जो है नोट्स आ रहा है जल्द ही, नोट्स कंप्लीट ही है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं बहुत मामूली फीस पर। एसएसटी का 6 to 8 का एसएसटी का पूरा मिल जाएगा आपको। और व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस पर आप संपर्क करिएगा, बहुत ही मामूली फीस पर है। और हाँ, अगर आपको आपकी कोई भी मतलब आप नहीं ले सकते उतना भी, बहुत स्थिति नहीं सही है, तो अब आप संपर्क करिएगा, आपका कम भी हो जाएगा। तो आप देखिएगा ज़रूर। और नोट्स का जो है आप पहले भी वीडियो देख लिए हैं, वीडियो के शुरू में, कि किस टाइप का है। ओके, ठीक है, आप पढ़िए। बाय बाय।